गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैदिक IAS आपका स्वागत करता है। जैसे अभी तक मेरी क्लास हो रही थी BO मुख्य परीक्षा के निबंध की, तो निबंध के सीरीज़ में लोगों की डिमांड थी कि दो निबंध मैं और बताऊं, एक साहित्य और समाज पर और दूसरा क्या कहते हैं आत्मनिर्भर भारत पर। तो ये जो मैंने पोर्शन बताया था कि चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, चाहे RO का मेंस हो, उसमें 3 कैटेगराइज था। RO में 3 कैटेगराइज था, जिसमें पहले कैटेगराइज में साहित्य का निबंध आना ही आना था और दूसरे कैटेगराइज में आपदा प्रबंधन, कृषि पर था, योजनाओं पे था। उस पोर्शंस को मैंने 6-7 निबंध के माध्यम से कवर करा दिया है और साहित्य और समाज का एक बेसिक अवधारणा बनाएंगे 10 से 15 मिनट में, ताकि आप टैकल कर सको। अगर साहित्य में पूछता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और नैतिक मूल्य पूछता है, ठीक है, साहित्य क्या कहते हैं, साहित्य से कोई भी प्रश्न आने का प्रयास होगा, साहित्य सामाजिक समरसता को बढ़ाता है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे क्या कहते हैं, तो एक टैकल करने का आइडिया देंगे आपको कि पहले साहित्य को जानो और वहाँ से उसको जनरेट करो कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से पूछा है, हम वहाँ से उसको लिखने का प्रयास कर सकें। तो हमारे 7-8 निबंध हो चुके हैं। ये साहित्य और समाज के बाद एक आत्मनिर्भर भारत पे बताएंगे और एक इम्पॉर्टेंट किसी और योजना पे बताएंगे जिसमें आपको कोई समस्या ना हो सकता है कि मेरी क्लास से वो सारे निबंध आपको आ जाएं। अगर नहीं भी आएंगे तो इस तरह हमने बताने का प्रयास किया है कि वो आप वहीं से लिख सकते हो। अगर एग्रीकल्चर की समस्याओं पर क्वेश्चन आता है तो आप लिख लोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आता है तो आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के पोर्शंस में मैंने सारे डायमेंशंस कवर कराए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी कराए थे। उसके बाद कोरोना महामारी को हमने अलग से बता दिया था। वुमेन पे कोई निबंध आता है फिर भी हमने टैकल करने का आइडिया बताया था, सब लिख लोगे। अब देखिए साहित्य और समाज, इस पे निबंध किस तरह के बनेंगे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। साहित्य पर निबंध, ठीक है। अगर साहित्य पर आपको निबंध लिखना होगा तो पहले साहित्य को जानना होगा कि साहित्य का काम क्या है, साहित्य करता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही तो आप वहां से चीज़ों को जनरेट कर पाओगे कि आप साहित्य को कैसे, निबंध कैसे कैसे चीज़ों के बारे में लिंक करके पूछ सकता है। क्यों इसको बोला गया कि समाज का दर्पण है, इसके अलावा भी इसको बोला गया कि समाज का दर्पण के अलावा प्रतिबिंब होना ज़्यादा सार्थक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे आप टैकल करोगे, दर्पण को जानना, प्रतिबिंब का कार्य क्या होता है, और वर्तमान युग में साहित्य की क्या प्रासंगिकता है, पहले क्या थी, पहले की चीज़ें वर्तमान में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये सारी चीज़ों को जानकर तभी आप अच्छी सी भूमिका बना पाओगे, ठीक है। तो अगर इसकी फ्रेमिंग करेंगे, इसकी फ्रेमिंग में इसके निबंध को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो आपको जानना ही पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है। ये चीज़ तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य है क्या, तभी चीज़ों को आप ओरिजिनेट कर पाओगे अच्छे से कि इसका असर क्या पड़ता है, किस पे, समाज पर, मानव जीवन पर, ठीक है, मानव जीवन के मूल्य पर या पर्यावरण पर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि इसका असर क्या डालता है। उसके बाद वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। अगर इन चीज़ों पे ये असर डालता है, असर समाज पर, मानव जीवन मूल्य पर, या फिर इसका संबंध अगर यहाँ पे देख लें, अगर इनको यहाँ ना बता के अलग से बता कि इसका संबंध किससे किससे हो सकता है, तो समाज से है कि नहीं, सामाजिक समरसता से है कि नहीं, और उसके बाद अगर बढ़ते जाओगे तो किससे किससे संबंध इसका हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से, नैतिकता से हो सकता है, ठीक है। देखो लिखते चलो और वहीं से एक निबंध आपका तैयार हो जाएगा। इसका नैतिकता से कैसा संबंध है, इसीलिए उठा के देता है साहित्य और नैतिक मूल्य, ठीक है। उसके बाद समाज निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है, समाज के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, संस्कृत में इसकी क्या भूमिका है, क्या ये संस्कृत की रक्षा करता है कि नहीं, ठीक है, विरासत की रक्षा करता है कि नहीं, ठीक है, कलाओं की रक्षा करता है कि नहीं, परंपराओं की रक्षा करता है कि नहीं, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ों को जोड़कर, या फिर और भी लिख सकते हो कि धर्म की रक्षा करता है कि नहीं, कि धर्म से इसका कैसा संबंध है, कला से इसका कैसा संबंध है, संस्कृत से कैसा है, समाज के निर्माण से कैसा है, नैतिक से कैसा है। ये सारी चीज़ें समाज में हो रही, विघटित हो रही घटनाएं हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है कि नहीं। अगर समाज के दर्पण का क्वेश्चन पूछता है कि समाज का दर्पण है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप कैटेगराइज करके लिखने का प्रयास करना कि समाज के का दर्पण है कि नहीं, कि दर्पण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनको आप कैटेगराइज करना। बाकी एक लिखाने की भूमिका आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। जैसे कि अभी इन सब चीज़ों पर ना जाके पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि है क्या, उसके बारे में समझो। अगर हम साहित्य को देखें कि है क्या, तो पहले बताने का प्रयास करेंगे कि साहित्य
करता क्या है और मानव पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो कह सकते हो कि साहित्य मानव जीवन को क्या करता है, चित्रित करता है। अब इसकी परिभाषा लिखा जाए तो साहित्य का काम है मानव जीवन को चित्रित करना। अब मानव का संबंध बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। मानव का संबंध पर्यावरण से हो सकता है, मानव का संबंध क्या कहते हैं, राजा महाराजा हो सकता है, उसका आधुनिक परंपराओं से संबंध हो सकता है, कलाओं से संबंध हो सकता है, या फिर उसी मानव में तुलसीदास, रहीम, कबीरदास, मीराबाई, कोई भी आ सकता है। उनका साहित्य से कैसा संबंध रहा, वो चीज़ें भी इसमें सारगर्भित हैं कि ये मानव जीवन को चित्रित करता है। परिभाषा में आओ तो किसी भाषा के वाचिक या लिखित को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। मतलब किसी भाषा को बोला गया हो या लिखा गया हो, भाषा के वाचिक या लिखित को ही क्या बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। ठीक है, अभी भूमिका बना रहा हूं कि आपको लिखना है तो 100 वर्ड आप कैसे क्रॉस करें। साहित्य करता क्या है, साहित्य के बारे में 3 चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध हैं कि साहित्य क्या करता है। अब देखो सारा का सारा सार इसी में भरा हुआ है। मिटा के आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये शायद आपने समझ लिया होगा और लिख लिया होगा। अब जो आपका ये क्वेश्चंस बनेगा वो यहाँ से बनना शुरू होगा। यहाँ से आपकी समस्या सॉल्व होगी कि साहित्य का 3 काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है। देखना 3 चीज़ें यहाँ पे आई ना, एक क्या, एक हमारा पूर्व और एक वर्तमान और एक भविष्य। ठीक है, अब अगर क्या के बाद अगर कार्य इसका लिख सको तो यहां भी आप डिफाइन करके लिख सकते हो। क्या करता है साहित्य, अतीत मतलब पूर्व से प्रेरणा ग्रहण करता है, पूर्व से प्रेरणा ग्रहण करता है, और वर्तमान को क्या करता है, वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। अब इन्हीं चीज़ों को आप इंक्लूड करके अच्छे से 100 वर्ड में क्या के बाद लिख सकते हो। अभी क्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पहले से भूमिका बना के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए साहित्य को क्या कहा गया, कोटेशन आता है कि साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले शिवत्वमयी, ठीक है, शिवत्वमयी विचारों और भावों की घनीभूत अभिव्यक्ति है। लिख सकते हो कि साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले, लिखना पड़ेगा, साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले शिवत्वमयी विचारों और भावों की घनीभूत, विचारों और भावों की घनीभूत अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब इस कोटेशन से क्या से निकलता है, वही सारी चीज़ें कि पूर्व से प्रेरणा ग्रहण करता है, वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। अब इसी में आधुनिक परंपराओं को शामिल कर लो कि वर्तमान में महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, उसका वर्तमान जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और भविष्य का मार्गदर्शन कैसे हो। इसलिए क्या कहते हैं, दशहरे के समय में रामलीला जैसे चीज़ों का आयोजन होता है। तो वर्तमान से लिंक करने की आपके पास काफ़ी सारी प्रेरणाएं हैं। गीता में कौन कौन कोटेशन दिए हैं, उनका वर्तमान पे क्या इम्पैक्ट है, महाभारत में कौन से कोटेशन दिए हैं, उनका वर्तमान में क्या इम्पैक्ट है, कबीरदास ने कौन से कोटेशन दिए हैं, उनका वर्तमान में क्या इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें हो गई इसके दर्पण की, समाज से संबंध की। लेकिन अगर इसी में मूल्य की बात करेगा वो, तो यही चीज़ें मूल्य भी हैं कि कबीरदास ने मूल्य के बारे में कौन से कोटेशन दिए उसको एक्सप्लेन कर लो। महात्मा गांधी का पंचमहाव्रत है वो आपका मूल्य हो गया, महात्मा गांधी के 7 सिंस हैं वो आपका मूल्य हो गया, गौतम बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो आपके मूल्य हो गए। तो मूल्यों में कवियों को और महात्मा गांधी को, बुद्ध को, सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को, इन सारे चीज़ों के स्टेटमेंट आप एक एक दो देख लो। अगर नैतिकता से संबंध आता है तो नैतिकता पे इन्होंने जो जो विचार दिए हैं उसको आप एलेबोरेट करके साहित्य से नैतिकता के संबंध पे आप 1500 वर्ड लिख सकते हो। 600 वर्ड की तो बात छोड़ो। तो 2 निबंध के आपका दिमाग खोल दिया। एक साहित्य का समाज से कैसा संबंध है, साहित्य समाज का दर्पण है कि नहीं है इसके बारे में बताएंगे, और साहित्य और समाज का नैतिक मूल्य से संबंध क्या है, नैतिकता से संबंध क्या है, वो भी आपका हमने दिमाग खोल दिया। अब आगे बढ़िए, फिर से हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर ताकि आप फिर से समझ सको अच्छे से। अभी तक हम थे क्या है में हमने आपको थोड़ा सा बताया। और जैसे अगर इसके बेस में जाएंगे तो लिख कह सकते हो कि भारत का जो साहित्य है,
ठीक है। भारत का जो साहित्य है शुरू कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद से शुरू हुआ है। ये इस तरह की भूमिका बना सकते हो, जो भी हमने आपको बताया कि भारत का साहित्य ऋग्वेद से शुरू होता है, रामायण, या फिर राइटर से लिखो कि क्या कहते हैं, व्यास, वाल्मीकि जैसे पौराणिक ऋषियों ने क्या किया, महाभारत एवं रामायण की रचना की, ठीक है। भक्ति साहित्य के कवियों में या फिर क्या कहते हैं अवधी साहित्य के कवियों में तुलसीदास जी देखने को मिलते हैं। ब्रज भाषा के कवियों में सूरदास, रैदास जी देखने को मिलते हैं। मीराबाई क्या कहते हैं मारवाड़ी कवियों में से एक आती हैं। खड़ी बोली में कबीर, रसखान जैसे क्या कहते हैं कवि दिखते हैं। फिर वर्तमान में अगर वर्तमान की बात की, वर्तमान में कथा, कहानी और उपन्यास के लेखक के रूप में प्रेमचंद का काफ़ी योगदान साहित्य में है। तो इस तरह की एक भूमिका बनाते हुए फिर इसका इम्पैक्ट आप लिख सकते हो। जैसे हमने फिर आपको बताया कि इसका नैतिकता से कैसा संबंध है, सामाजिक समरसता को बढ़ाता है कि नहीं, समाज से कैसा संबंध है, संस्कृत की रक्षा करता है कि नहीं, विरासत की रक्षा करता है कि नहीं, समाज का निर्माण कैसे करता है, या फिर धर्म की रक्षा करता है कि नहीं, कलाओं की रक्षा करता है कि नहीं, परंपराओं की रक्षा करता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, समाज के साथ इसका संबंध हो गया, ठीक है। अब ये जो कोटेशन बार बार हर एग्जाम में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिखते हो कि साहित्य समाज का दर्पण है, इसके बारे में भी जान लो। एक जगह तो मिलता है साहित्य समाज का दर्पण है, लिखने में यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक जगह विरोधाभास मिलता है कि साहित्य समाज का दर्पण है कि नहीं है, वो क्या कहते हैं दर्पण है कि नहीं है। लेकिन अगर साहित्य समाज का दर्पण से अच्छा है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब हो, यहाँ पे एक विरोधाभास भी मिलता है देखने को, ठीक है। तो अगर विरोधाभास मिलता है प्रतिबिंब, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में जानने की जरूरत है आपको कि प्रतिबिंब का इम्पैक्ट क्या होता है और क्या कहते हैं दर्पण का इम्पैक्ट क्या होता है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तक इनको आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, फिर लिख किया दर्पण से बेहतर प्रतिबिंब है ना, कि दर्पण से बेहतर प्रतिबिंब होता है। तो डिफाइन कैसे करोगे कि दर्पण से बेहतर प्रतिबिंब होता है। अब अगर इस तरह के विरोधाभास टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो पहले आप दर्पण को डिफाइन करो, ठीक है, और प्रतिबिंब को डिफाइन करो कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे दर्पण को अगर आप डिफाइन करना शुरू करोगे, दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण सचित्र होता है, कह सकते हो। दर्पण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब दर्पण अगर आपका सही होगा तो प्रतिबिंब भी सही दिखेगा। लेकिन क्या कहते हैं अगर दर्पण को आपने नहीं देखा तो प्रतिबिंब आपको नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात आती क्या है कि दर्पण का स्वरूप अवतल या उत्तल होता है, ठीक, अवतल या उत्तल हो सकता है, लेकिन जैसा होगा प्रतिबिंब तो वैसा ही बनेगा ना। तो अवतल और उत्तल का मतलब होता है कि जो साहित्य को लिखने वाला है, साहित्यकार है, वो दीर्घकालिक असर डालता है। उत्तल का मतलब दूर की चीज़ें, दीर्घकालिक असर डालता है, या फिर अवतल का मतलब वर्तमान के समय की असर डालता है। ये उसके श्रोता, उसके लेखन, उसके शैली पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये साहित्यकार पर निर्भर करता है कि साहित्य को वो कैसे तरह का बना के रखता है, ठीक है। तो ये हो गई उसके स्वरूप की बातें, इसको आप डिफाइन करते जाओगे, ठीक है, कि जैसे सत्य को चित्रित करता है। वास्तव में दर्पण अगर सत्य को चित्रित करेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, सत्य का चित्रण करेगा। लेकिन अगर दर्पण को आप नहीं देखोगे, प्रतिबिंब को देखोगे, तो हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे या फिर समझ में ना। इसीलिए कहा गया कि साहित्य दर्पण को बिना देखे प्रतिबिंब को देखोगे तो जानकारी प्राप्त नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह की भूमिका बनाते हुए उसके बाद फिर साहित्य समाज का दर्पण, समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, क्या कहते हैं, समाज में वर्तमान से लेके आधुनिक तक की चीज़ों का सारगर्भित अध्ययन कर जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को लिख सकते हो। अगर जब वर्तमान में आओगे तो अभी आधुनिक जो फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही, लीला आई, संजय बारू की पुस्तक आई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो इतिहास पर एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, और धर्म के बारे में लीला मूवी आई। तो इस तरह की कई मूवियों को आप अध्ययन कर लो और यहाँ पे उसको भी क्या कहते हैं मेंशन कर सकते हो अच्छे से। खैर ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखो अगर लिखना हुआ इसके बारे में तो एक डिफिनीशन है दर्पण का क्या कहते हैं अच्छे से आपको समझाने का, अगर एग्जामिनर पूछता है तो। अगर आप भूमिका कैसे बनाओगे इसको, साहित्य विकास के लिए नियोजित है, ठीक है, साहित्य विकास के लिए नियोजित है, मतलब विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्देश्य इसका व्यापक है, थोड़ा नहीं है, साहित्य का उद्देश्य व्यापक है। यह मनोरंजन मात्र का साधन नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ पुस्तकें आती हैं मनोरंजन के लिए, आप उसको पढ़ते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन वहीं तक ये सीमित नहीं है, ठीक है। यह क्या करता है, समस्या को बताता है, समस्या को हल करने का प्रयास करता है,
और अतीत में कैसी समस्याएं आई थी उससे हमने कैसे निपटा था, या वर्तमान में कैसे निपट रहे हैं, या फिर भविष्य में कैसे निपटेंगे, उसका भी ये मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब साहित्य का एक व्यापक रोल है। यहीं पे हल समस्याओं को ना लेके देखा जाए तो नायक नायिका के वियोग श्रृंगार रस को भी वर्णित करता है। उद्धव की बातें अगर लिख सकते हो आप यहाँ पे, या कृष्ण जी की बातों को लिख सकते हो, गोपियों की बातों को लिख सकते हो, कि इस तरह की चीज़ें भी साहित्य को चित्रित करता है और पुरातन में कैसी घटनाएं घटी थी उसको बताता है। ठीक है, तो नायक नायिका के संयोग वियोग की बातों के बाद फिर क्या कहते हैं, तो ये भी लिख सकते हो कि जो विचार लोगों के हृदय को स्पंदित करता है ना, इसमें वो भाव होता है संयोग वियोग का कि जो विचार लोगों को क्या करता है, लोगों के हृदय को स्पंदित करता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो कि जिस तरह का आप दीप जलाओगे उसी तरह का आपको प्रतिबिंब दिखेगा, उसी तरह का प्रतिबिंब दिखेगा। इसलिए दर्पण से अच्छा प्रतिबिंब होता है, ये हमने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि प्रभाव तभी उत्पन्न होगा जब दर्पण क्या होगा, दर्पण सत्य होगा तो प्रतिबिंब भी अपने आप में सत्य बनेगा। सत्य दर्पण में विरोधाभास था कि अवतल उत्तर हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब में कोई विरोधाभास नहीं है कि जिस तरह का आप किसी को मार्ग प्रशस्त करोगे वो उसी रास्ते पे चलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर सत्य होगा आपका मार्ग बताने का तरीका तो प्रतिबिंब भी उसका जाहिर सी बात है सत्य ही बनेगा। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप इसी को एलाबोरेट करो। किसी कवियों ने साहित्य को चिकित्सा का रूप दिया है, और चिकित्सा का रूप इस तरह दिया है। देखो पहला कवि, पहले विरोधाभास है कि हमने बताया नायक नायिका तो कलाकार के भावों को स्पष्ट करता है। ठीक है, कलाकार के भावों को स्पष्ट करता है, और कहा गया कि ये चिकित्सा की तरह है साहित्य ना। अगर इसी में आपको लिखना है तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। और कैसी चिकित्सा की तरह है, रोग का इलाज नहीं करता, ये कमजोरी मानसिक विकारों का इलाज करता है। ठीक है, यहाँ लिख लेना कि ऐसी चिकित्सा कर दिया गया कि कमजोरी और मानसिक विकारों का इलाज करता है। इसमें अब आप एलाबोरेट करके 100 वर्ड लिख सकते हो। पहले सती प्रथा थी, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं बाल विवाह था। तो इस तरह की चीज़ों को आंदोलन के माध्यम से क्या कहते हैं दूर किया गया। फिर साहित्य की पुस्तकों में, या फिर क्या कहते हैं उन राइटर्स की पुस्तकों में जिन्होंने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी बुकें आती हैं, उन पुस्तकों में क्या कहते हैं ये चित्रित है कि इस तरह की कुरीतियाँ समाज में व्याप्त नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह के कुंठाग्रस्त मानसिक लोग थे उनकी कमजोरी और मानसिक विकारों का ये साहित्य क्या करता है, इलाज करता है। तो इस तरह की चीज़ों को लिख सकते हो। इसी में और बढ़ा दो, अगर साहित्य समाज के बारे में पूछ रहा है तो क्या है, ये जीवन का आधार है। जीवन का आधार में क्या एक्सप्लेन करोगे, वहीं पुरानी चीज़ों को जोड़ते हुए वर्तमान में किस तरह की जीवन शैली हमारी होनी चाहिए, किस तरह हम क्या कहते हैं जिए, ये भी वो बताने का प्रयास करता है। इसीलिए पुरातन में जो पुस्तकें आई थी उससे हम क्या कहते हैं कोटेशंस को लेते हैं, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पहले के लोग कैसे थे और आगे आने वाले समय में हमें इन चीज़ों से कैसे निपटना है, कैसे सुधार करना है। जैसे महामारी आई तो महामारी के बारे में पहले भी कई घटनाएं महामारी की हो चुकी हैं, तो उससे हमने कैसे निपटा। तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी हो गई। तो साहित्य के बारे में आने वाले समय में अभी जो वर्तमान में घटना घट रही है उसको साहित्य के माध्यम से वर्णित किया जाएगा, ताकि 20 साल 50 साल बाद या फिर क्या कहते हैं 1 सदी बाद लोग पढ़ेंगे कि हाँ ऐसी कोरोना महामारी आई थी, जिसको किसके माध्यम से जानेंगे, साहित्य के माध्यम से जानेंगे, न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे, वहीं बोलने और लिखने के माध्यम से जानेंगे। या साहित्य का एक रूप वाचाल भी हो सकता है, वाचिक हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप एलाबोरेट करके साहित्य समाज का दर्पण है, आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हो। या साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य संस्कृत मूलों की रक्षा करता है, साहित्य सभ्यता की रक्षा करता है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक ओवरऑल फ्रेमिंग हो गया। लेकिन अगर नैतिक मूल्य के बारे में पूछे तो फिर एक और डिफिनीशन दे रहे हैं। हालांकि हमने बता दिया, आप लिख सकते हो अच्छे से नैतिक मूल्य के बारे में भी। बाय द वे एक फ्रेमिंग करके छोड़ देते हैं, या फिर एक आइडिया देके आपको छोड़ देते हैं कि आप साहित्य पर निबंध लिख के मुझे भेजो, उसके बाद हम सुधार करने का प्रयास करें। क्योंकि निबंध में स्वतंत्रता प्राप्त है और ज़रूरी नहीं है कि हर लिखने वाला लड़का एक सेम तरीके का निबंध लिखे। सबके निबंध अलग अलग हो सकते हैं और एक दूसरे से बेहतर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करना कि चीज़ों को कम लिखना, लेकिन अच्छा लिखना, सटीक लिखना, गोल गोल घुमाना मत। कोशिश करना कि कवियों के बारे में, पुरानी पुस्तकों के बारे में स्टेटमेंट्स लिख के लिखना, ये सारी चीज़ें लिखना। कुछ लोग बोलते हैं सर फ्रेमिंग के माध्यम से लिखें कि ना लिखें, कुछ लोग मना कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप फ्रेमिंग के माध्यम से लिखोगे तो एग्जामिनर की क्या कहते हैं एक समझ डेवलप होगी कि आपने निबंध पे क्या क्या चित्रण किया है और क्या क्या चित्रण किया है। इससे वो आपके स्वभाव को जानेगा और आपको नंबर वहीं ऊपर ही देने का अच्छा प्रयास करेगा। इसलिए बोलता हूँ कि फ्रेमिंग करके लिखने का प्रयास करना और बीच बीच में फ्रेमिंग मत करना, एक ओवरऑल फ्रेमिंग करना। जैसे आपने फ्रेमिंग किया, उसके बाद अगर ये आपका 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, लिखना नहीं है, उसी हिसाब से क्या है के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखते आप चले जाना। ठीक है, समझ गए।
देखो अब आगे, अगर नैतिक मूल्य की बात करेगा, सिर्फ एक ही परिभाषा पूछ ले, साहित्य और साहित्य का नैतिकता से क्या संबंध है या नैतिक मूल्य क्या है, तो वहीं से फिर शुरू करना। जो अभी हमने चीजें बताई, भूमिका वहीं से बनाना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो दर्पण है का मतलब साहित्य सार्थकता को सिद्ध करने का प्रयास करता है या सार्थकता को सिद्ध करता है। तो इसी के माध्यम से समाज के मूल्यों की स्थितियां कैसी होंगी या कैसी रही होंगी उसका मार्ग प्रशस्त करता है। उसे साहित्य के माध्यम से हम देख पाएंगे कि साहित्य समाज में कैसे मूल्य व्याप्त थे और अब कैसे मूल्य हैं। ठीक है, फिर लिख सकते हो कि इसका उद्देश्य मानव के विशिष्ट पहलुओं को प्रकाशित करना है। तो मानव के जब विशिष्ट पहलुओं को प्रकाशित करना है, तो जिसे महात्मा गांधी का विशिष्ट पहलू क्या था, बुद्ध जी का विशिष्ट पहलू क्या था, सुकरात जी का विशिष्ट पहलू क्या था, प्लेटो का विशिष्ट पहलू क्या था, अरस्तु जी का विशिष्ट पहलू क्या था। मुझे लग रहा है इसी पे आप 200 वर्ड लिख सकते हो कि इनके 5 महाव्रत थे, इनके 7 पाप थे। ठीक है, बुद्ध जी का क्या था, धर्म के बारे में इन्हें कौन सी धर्मम संगम, ये सारी चीजें लिख सकते हो, इनका अष्टांगिक मार्ग लिख सकते हो। तो ये इनके नैतिक मूल्य हैं। जैसे कबीर का कोटेशन, ऐसा नहीं कि आप इसी पे लिखो वर्तमान में, ये तो वर्तमान में आ गए, लेकिन आपको प्राचीन कवियों के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। प्राचीन कवियों के बारे में लिखोगे तभी तो वर्तमान के बारे में, और फिर क्या कहते हैं जो बीत चुके हैं उनके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कहाँ से मूल्य आता है, मैंने बताया ना, मूल्य कवि के हो गए, प्राचीन ऋषि मुनियों के स्टेटमेंट्स हो गए, महाभारत के गीता के स्टेटमेंट्स हो गए, उपनिषद के स्टेटमेंट हो गए, महात्मा गांधी के हो गए, बुद्ध के हो गए। इन सबको आप जोड़ के, इनके जो नैतिक मूल्य थे जिन्हें हम पढ़ते हैं, इन सब कोटेशंस को जोड़ के आप नैतिक मूल्य पे अच्छा सा निबंध लिखने का प्रयास कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, पुरातन में था ना एक कोटेशन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब सभी का हित हो और सभी सुखी रहें। इस तरह की चीज़ों को आप 100 वर्ड में इलेबोरेट कर दो, 50 वर्ड में इलेबोरेट कर दो। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय वाला कोटेशन आता है, उसको आप इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की कोटेशंस को आप लिख के अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो। जैसे कबीर का एक दोहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूफी संतों के कुछ दोहे हो सकते हैं। जैसे कबीर का दोहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सोच है ताके हृदय आप। तो इस तरह के कोटेशंस को भी आप एलाबोरेट करके कबीरदास जी के, मीराबाई के और संत रैदास जी के, इस तरह के कोटेशंस को भी, जो इनके नैतिकता के इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं, उसको भी आप यहाँ पे चित्रित कर सकते हो। तो नैतिकता का निबंध लिखना देखो कितना आसान है। मैंने आसान इसलिए किया कि किताबों में कहानियाँ दी हुई हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं दी हुई हैं। हमने डिफाइन कर दिया कि जो जिनके साहित्य के नैतिक मूल्य हैं, जिन कवियों के नैतिक मूल्य हैं, एथिक्स में जिन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके आप नैतिक मूल्यों के एक एक कोटेशन को याद करिए। ठीक है, और एक एक कोटेशन को याद करने के बाद आप चले जाइए, फिर लिखने लगिए, लिखना शुरू करिए। तो एक भूमिका बनाइए, भूमिका के बाद इनके कोटेशंस को आप एलाबोरेट करते जाइए, लिखते जाइए। जरूरी नहीं है कोटेशंस ये इसी एक समय के हों। कोटेशन कबीर के हो सकते हैं, उसके प्राचीन महाभारत गीता के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, या फिर कबीर का जो मैंने दोहा बताया ये भी हो सकता है। ठीक है, बुद्ध महात्मा के हो सकते हैं, प्लेटो के हो सकते हैं। ठीक है, अगर फिर इसी को वर्तमान में आप चित्रण करने का प्रयास करोगे तो वर्तमान में हमने जो बताया, वर्तमान में क्या कहते हैं, वेब के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से क्या हो रहा है, जनमानस पर ये साहित्य सीधा असर डाल रहे हैं। जैसे पुरानी पुस्तकों के कुछ क्या कहते हैं अनुवाद होते हैं, उन पर फिल्में बनती हैं, तो क्या करते हैं ये जनमानस पर सीधा असर डालते हैं। जैसे लीला, हम कहा लीला जो मूवी आई किस पे आई थी, वो धार्मिक प्रोत्साहन को प्रभावित करती है, धार्मिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देती है। संजय बारू की पुस्तक आई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्या कहते हैं, इतिहास में झांकने पर जोर देती है। तो इस तरह की चीज़ों का चित्रण करिए। मोहनजोदाड़ो मूवी आई या बहुत सारी पद्मावती मूवी आई, उन्होंने पहले की सभ्यता को कैसे मानव जीवन के सामने चित्रित किया, कुछ तोड़ मरोड़ था, वो चीज़ें आप हटाइए, लेकिन जो एक्चुअल में चित्रण करता है उस चीज़ों को लिखिए। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य एवं नैतिक मूल, साहित्य का सामाजिक संबंध कैसा है। किसी भी तरह का निबंध आए तो दिमाग में सिर्फ इतनी चीज़ें रखना है कि उसको टैकल करना कैसे है। अगर टैकल करने के बाद मुझे लग रहा है स्वभावतः नैतिक मूल्य पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो जिस तरह की हमने भूमिका बताया उस तरह की भूमिका बताना पहले, उसके बाद फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, आपका निबंध सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के समस्याओं से हम आपको क्या कहते हैं अवगत कराते रहेंगे कि कैसे कैसी समस्याएं एग्जाम में आएंगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि छोटी सी क्लास के माध्यम से सिर्फ हमने आपके दिमाग को खोलने का प्रयास किया। बाकी निबंध अगर इस पर कैसे लिखा जाए तो हम व्हाट्सएप लिंक को काफ़ी लोग को प्रोवाइड किए हैं, उसमें लिंक के माध्यम से निबंध साहित्य और समाज का, साहित्य नैतिक मूल्य का लिख के डाल देंगे, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन एक बात और है कि वीडियो कैसी लगी, क्या आपका यहाँ से साहित्य और निबंध का ऐसे तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना, ताकि अगर इम्प्रूवमेंट करने
करने की आवश्यकता हो तो इसको और भी डिफाइन कर सकें, या फिर अगर इतना बेस्ट है तो आप लिख के छोड़ देना। धन्यवाद।